Last time when joined. नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फंक्शंस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो कंप्लीट किया था वो था Join subqueries. हाँ जी, फंक्शन सब क्वेरीज हमने कंप्लीट कर लिया था। तो Yes, आज sir. का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज फंक्शंस एंड व्यूज। ठीक है, Yes, sir. तो अपना एसएसएमएस ओपन कर लो Yes, sir. एंड लेट्स स्टार्ट। गिव मी अ सेकंड, मेरा एसएसएमएस ओपन हो रहा है। Last time सर आपने मुझे एक वो क्वेश्चन दिया था ना, जिसमें से एम्प्लॉइज की सैलरी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे यस सॉल्व यस करनी थी। यस यस यस, हुआ वो? एज साइड नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाँ जी। कोई बात नहीं, पहले वही डिस्कस कर लेते हैं, नो इश्यू। अच्छा, जस्ट अ सेकंड। लास्ट टाइम कैमरा ओपन हो गया था, आई डोंट नो, लाइक मैंने किया तो नहीं था, उसको डिसेबल था वो। आई डोंट नो, मैं एक्चुअली जब पढ़ा रहा था तो मैं भी स्क्रीन नहीं देख रहा होता हूँ ना। राइट राइट। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड रिकॉर्डिंग का। सॉरी। नो इश्यू। Share my screen now. Okay, can you see my screen? सर Yeah. So डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसकी उसी को। ठीक है, so let me zoom in a little bit. हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था कि शो ऑल द एम्प्लॉयज फर्स्ट एंड लास्ट नेम along with their salary and department name where employees have salary more than their department average। मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है उससे ज्यादा सैलरी हो उनकी। एंड सेकेंडली, ऐसे ही एम्प्लॉयज दिखाने हैं जो कि ऐसे डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं जिसके अंदर 5 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। ठीक है, वर्क इन डिपार्टमेंट विद मोर देन 5 एम्प्लॉयज। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें मांगा क्या है, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि मेरे को फर्स्ट नेम दिखाना है, लास्ट नेम दिखाना है अलॉन्ग विद सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम, ये 4 चीजें दिखानी है। यस तो मैंने सबसे पहले वही किया कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, राइट। है ना? अब इसके अंदर जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी है वो तो मेरे एम्प्लॉयज वाले टेबल में है, एंड डिपार्टमेंट नेम मेरा डिपार्टमेंट वाले टेबल में है। मैंने इन पे लगा दिया एक इनर जॉइन। ठीक है, ये जो कॉमन वाला पार्ट है सिर्फ वही आए। गेटिंग पॉइंट? यस सर। और जो एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाले टेबल थे उनको मैंने वेरिएबल्स में भी डिफाइन कर दिया ई एंड डी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज का जो था वो ई हो गया एंड डिपार्टमेंट्स का जो था वो डी हो गया। राइट। मैंने डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन किया इन्हें। अब सबसे पहला मेरा था कि सैलरी मोर देन देयर डिपार्टमेंट एवरेज। ठीक है, मैंने लिखा वेयर ई डॉट सैलरी, मतलब एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो शुड बी ग्रेटर देन उनके डिपार्टमेंट का एवरेज निकालना है मेरे को। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट एवरेज ई टू डॉट सैलरी फ्रॉम एच आर डॉट एम्प्लॉयज ई टू, मतलब एम्प्लॉयज का मैंने दोबारा टेबल सेलेक्ट किया, उसको मैंने इस बार ई टू नाम दिया। ठीक है, क्योंकि ई मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया था एम्प्लॉयज के लिए, तो मैंने इस बार ई टू नाम दिया उन्हें और उनकी मैंने सैलरी का एवरेज निकाला। बट साथ में कंडीशन थी कि भाई जो ई टू की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो ई की डिपार्टमेंट आईडी के बराबर हो, मतलब जो एम्प्लॉयज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उसी के डिपार्टमेंट आईडी के बराबर इस वाले एम्प्लॉयज की जो डिपार्टमेंट आईडी हो वो हो। तो इससे क्या होगा कि जैसे उसने फर्स्ट एम्प्लॉय उठाया उसकी डिपार्टमेंट आईडी लेट्स से थी 10, तो यहाँ पे ऐसे ही एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी आएगी जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 10 है। तो जो मेरी पहली कंडीशन थी कि एम्प्लॉय हैविंग सैलरी मोर देन देयर डिपार्टमेंट एवरेज, तो जब मैं डिपार्टमेंट आईडी सेम रख रहा हूँ तो उनकी डिपार्टमेंट की ही एवरेज सैलरी आ रही है ना? और जो मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी है ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन, तो उससे सैलरी ग्रेटर देन डिपार्टमेंट एवरेज आ गया। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, और उसके सर बाद सैलरी सेकंड कंडीशन एक बार सैलरी वाला थी रिपीट कर देंगे, कंफ्यूजन था अभी। हाँ जी।
हाँ कोई इशू नहीं है। देखो मैंने बोला कि वेयर ई डॉट सैलरी मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है। राइट। मेरे को निकालना था कि उनके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने एच आर डॉट एम्प्लॉयज लिया, ई टू मतलब राइट। इसकी एवरेज निकाली, उनकी सैलरी की एवरेज निकाली। बट मैंने एम्प्लॉयज वाले टेबल में से ऐसे ही एम्प्लॉयज उठाए जिसकी डिपार्टमेंट आईडी मेरे जो मेन मैं एम्प्लॉय उठा रहा हूँ उसकी डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल है। तो मतलब अगर मान लो डिपार्टमेंट आईडी 10 है तो मैंने सभी ऐसे एम्प्लॉयज को उठा लिया जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 10 है राइट। और उसकी फिर एवरेज कर दी मैंने। हम्म। तो जो डिपार्टमेंट आईडी सबकी सेम है तो उस डिपार्टमेंट का एवरेज आ गया ना मतलब। ओके ओके ओके, हाँ जी। समझ आया या एक बार दोबारा रिपीट कर दूं? एक बार एक बार दोबारा दोबारा रिपीट करिए सर, आई हाँ थिंक थोड़ा सा ओके कंफ्यूजिंग ओके लग रहा है मुझे। सॉरी नो इशू नो इशू नो इशू। एक बार ना इसको हम्म। ड्रॉ करके समझाता हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। सर। तो गिव मी अ सेकंड। हाँ जी। तो ओके, तो ये मेरा टेबल था लेट्स से, ठीक है। इसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज की रिकॉर्ड्स रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 है, डिपार्टमेंट आईडी 2 2 1 3 2 है, ठीक है, या 1 3 3 है, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि भाई जो डिपार्टमेंट की तुम एवरेज निकाल रहे हो, मतलब जिस एम्प्लॉय को उठाया उसने सबसे पहले इस एम्प्लॉय को पिक किया, है ना। अब इस चेक करना है कि क्या इसकी सैलरी जितने भी टू वाले एम्प्लॉयज है उससे ज्यादा है कि नहीं। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इस पे दिखाऊँ आपको, मैंने लिखा है कि डिपार्टमेंट आईडी दोनों की सेम होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले इसको पिक किया तो डिपार्टमेंट आईडी 2 हो गई। अब मैंने सेकंड टर्न में क्या किया कि इस पूरे टेबल में से जिसकी भी डिपार्टमेंट आईडी 2 है उनको उठा लिया, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को उठा लिया, ये इन दोनों की सैलरी का एवरेज कर दिया और जी। फिर चेक कर लिया कि भाई इसकी जो सैलरी है क्या वो इन दोनों की एवरेज की सैलरी से ज्यादा है। ज्यादा है तो दिखाओ, नहीं है तो मत दिखाओ। सेम का मैंने 2 के लिए कर लिया क्योंकि ये दोनों सेम डिपार्टमेंट में है ना। हाँ जी तो ये सेम का मैंने इसके लिए कर लिया। सर। आया समझ, हाँ जी हाँ जी। है ना। तो मैंने वो किया है, सॉरी मेरी शेयर नहीं हो रहा था। देखो जैसे 2 2 थी, दोनों का एवरेज निकाल दिया पहले तो, और फिर जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट 2 थी उन्हीं को कंपेयर कर लिया उसकी एवरेज से कि उनकी सैलरी क्या इस एवरेज से ज्यादा है ना। ये कर लिया तो मेरा पहला जो पार्ट था एम्प्लॉय हैविंग सैलरी मोर देन देयर डिपार्टमेंट एवरेज वो निकल गया, राइट। राइट। अब हाँ सेकंड जी। पार्ट था वर्क इन डिपार्टमेंट विद मोर देन 5 एम्प्लॉइज। तो उसके यस। लिए मैंने यहाँ पे एंड कंडीशन लगाई, राइट। ठीक है, कि मतलब दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने वही बोला था ना कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वर्क तो इन दोनों को डिपार्टमेंट सेटिस्फाई, विद मोर देन 5 एम्प्लॉइज। हाँ, तो दोनों को सेटिस्फाई कराने के लिए मैंने एंड लगाया। एंड का मतलब कि दोनों जहां पे ट्रू है, दोनों कंडीशन जहां पे ट्रू है वही दिखाओ सिर्फ, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी मतलब जो मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ एम्प्लॉय, यहाँ पे जो पिक कर रहा हूँ एम्प्लॉय उसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है क्या वो इस लिस्ट ऑफ आईडी में है या नहीं है, ठीक है। अब एक मैंने लिस्ट बनाई ऐसे डिपार्टमेंट आईडीज की जिसकी जो एम्प्लॉय है उसमें 5 से ज्यादा है। कैसे बनाई, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज, एचआर डॉट एम्प्लॉइज में से मैंने डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट करी और सबसे पहले तो बोल दिया वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट नल, ओके। ठीक है। और मैंने उसे कर दिया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, मतलब हर एक डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से अलग अलग टेबल्स बना लिया मैंने, राइट। ठीक है। और मैंने चेक कर लिया कि भाई जिस भी टेबल में 5 से ज्यादा एंट्रीज हैं काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 5, है ना, उसको राइट। ही दिखाओ सिर्फ। तो यहाँ पे मेरी वही वाली डिपार्टमेंट आईडीज आई जिनकी टोटल काउंट 5 से ज्यादा है, मतलब 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं, है ना। राइट सर। तो अगर जो मेरा एम्प्लॉय जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो इन दी एंड रिजल्ट आएगा उसकी डिपार्टमेंट आईडी इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट आईडी से मैच कर जाए तो मतलब वो ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता है जिसमें 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज है ना। गेटिंग योर पॉइंट। यस सर।
ठीक है, ऑर्डर मैं बाय इसको फिर डिपार्टमेंट नेम ई सैलरी सॉरी, ओके। क्वेरी अपना कमांड से थी हाँ हाँ हाँ, जी। समझ आया। हाँ जी। ठीक है, मैंने ये कर लिया, और उसके बाद बस मैंने ऑटो बाय लगाया है, ये लगाने की जरूरत नहीं थी बट मैंने जस्ट लगा दिया है। मैंने डिपार्टमेंट नेम और सैलरी के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है उसे, है ना। ये अगर नहीं भी लगाओगे, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही। राइट सर। ठीक है, तो अब मैं ऑन करता हूँ एंड क्वेरी को कर दिया रन। तो देखो, फर्स्ट नेम आया, लास्ट नेम आया, सैलरी आई, डिपार्टमेंट का नेम आया। तो जो सैलरी आ रही है ये इनके डिपार्टमेंट के से ज्यादा है। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरे को जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आ गया है ना। सिर्फ 33 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं आउट ऑफ 107 एम्प्लॉइज। राइट सर। ठीक है, यस। समझ आया अच्छे से। वो सारा समझ में आया, थोड़ा सा कुछ डाउट है। आई थिंक मैं पूछो दोबारा पूछो। करूंगा फिर पूछूंगा आपसे खुद करके ना। चलो तो हाँ, एक बार करके पूछ लेना, जब नो इशू। बताया ना तो दोबारा डन पूछता डन हूँ डन आपसे। डन, नो इशू नो बता। इशू नो इशू। हाँ जी हाँ जी। तो ये खुद ये से वाली करो तो क्वेरी आई थिंक आप ज्यादा बेटर होता है। हाँ, वो तो है ही। मैं कहता ये वाली क्वेरी आपको नोट डाउन करोगे या फिर मैं आपको भेज दूं या फिर आप रिकॉर्डिंग में से देखोगे। आप फॉरवर्ड कर दो, मुझे ज्यादा बेटर रहेगा, मैं एक अदरवाइज बार मैं फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग कर में देता देख हूँ, लूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रिकॉर्डिंग में से देख लोगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में सारा पार्ट आ ही गया क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। यस सर। तो आप आराम से वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, राइट राइट। ये तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने दिया था उसका डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, तो विच इज व्यूज एंड फंक्शंस। ठीक है, तो यस। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ नई क्वेरी लिखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना डेटाबेस यूज करेंगे। अपना डेटाबेस यूज कर लिया। ठीक है, अब जो मेरे पास दो टॉपिक्स हैं, व्यूज एंड फंक्शंस। पहले मैं बात करता हूँ व्यूज की। ठीक है, अब व्यूज क्या होते हैं कि जैसे मैंने मान लो जो ये क्वेरी लिखी थी, अब जो क्वेश्चन में दिया था आपको, ये क्वेरी थी। क्वेरी आपने देखा कितनी बड़ी है इसकी, है ना। अब मेरे को मान लो राइट। ये चीज बार बार लिखनी पड़ती है। मेरे को, मेरा काम ही ऐसा है कि मेरे को ये वाली क्वेरी बार बार रन करनी पड़ती है। अब राइट। मैं बार बार तो इतनी लंबी क्वेरी नहीं लिखूंगा, यस है सर। ना। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना सर्वर में ही इस क्वेरी को सेव कर दूंगा। हाँ जी। मैं सर्वर में ही इस क्वेरी को सेव कर दूंगा ताकि बस इसका एक नाम दे दूंगा और जब भी मैं इस क्वेरी को रन करना चाहूँ मैं इसको रन कर पाऊंगा। ठीक है, सो अब वो वाली क्वेरी तो यहाँ पे रन होगी नहीं अपने एसएसएमएस पे, तो एक नई क्वेरी लिख लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी नई क्वेरी बना लेता हूँ मैं। तो लेट्स डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको, ये था मेरा। ठीक है, और टेक्स्ट किया, मेरे पास पूरा टेबल आ जाता है। अब लेट्स से मेरे को इसमें से सिर्फ आई वांट ऑर्डर आईडीज, नहीं आई वांट कंट्री कोमा स्टोर आई गेस, हाँ कंट्री कोमा स्टोर। ठीक है, और साथ में मेरे को सेल्स भी ले लेते हैं, साथ में मेरे को सेल्स भी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज चाहिए फ्रॉम चोको वेयर लेट्स से कैटेगरी जो है, इसको ना नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। वेयर कैटेगरी जो है शुड बी लेट्स से डार्क, कैटेगरी जो हो डार्क हो एंड मेरी जो क्वांटिटी है दैट शुड बी मोर देन लेट्स से 5। ठीक है, 5 से ज्यादा वाली क्वांटिटी लेनी है मेरे को। ठीक है, राइट सर। हम्म,
एक चीज और कर लेते हैं, एंड सब कैटेगरीज बॉक्सेस, कि भाई बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ कि 5 से ज्यादा बॉक्सेस किसने खरीदे हैं, एंड है ना, नहीं सब कैटेगरी, सॉरी, सब कैटेगरी इक्वल्स बॉक्सेस, ठीक है। अब मैं ऐसे ऑल टेक्स्ट किया, ये मेरे पास डेटा आ गया। अब एक क्वेरी इफेक्टिवली बड़ी है, मतलब उतनी बड़ी नहीं है जितनी पहले वाली थी, बट बड़ी तो है ना। हाँ, तो अब लेट से मेरे को इसको स्टोर करके रखना है ना, कि भाई इतनी बड़ी बड़ी क्वेरी जो है, इतनी बड़ी क्वेरी है, इसको बार बार तो लिखूंगा नहीं, लेट से मेरे को इसे स्टोर करके रखना है। तो व्हाट आई विल डू इज, जब भी मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कमांड का यूज कर रहा हूँ और इसको स्टोर में करता हूँ एक व्यू में, तो मेरे को एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो व्हाट आई विल राइट इज क्रिएट व्यू, कि मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ वो बताऊंगा, और मैं नाम क्या देता हूँ, इसका नाम देता हूँ लेट्स से कस्टम फिल्टर नाम देता हूँ इसका, ठीक है। मैंने इसका कस्टम फिल्टर नाम दे दिया, और मैं बता दूंगा कि भाई एज मतलब ये इसकी क्वेरी है, ठीक है। गेटिंग योर पॉइंट। हाँ जी। जो भी और जो भी मेरी मतलब क्वेरी थी वो मैंने कस्टम फिल्टर मतलब एक व्यू में कस्टम फिल्टर के नाम से एक व्यू बनाया, उसके अंदर स्टोर कर ली। Yes, sir. अब मैं इस पूरे पार्ट को रन कर सकता हूँ। मैंने किया ऑल टेक्स्ट, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब मेरे पास कस्टम फिल्टर के नाम से अब एक क्वेरी बन गई है, एक व्यू बन गया है जिसको मैं बार बार व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो टू व्यू दिस थिंग व्हाट आई विल डू इज सिंपली सॉरी, अरे दो ही बार करना है, एक तो सेलेक्ट Select स्टार फ्रॉम from कस्टम your फिल्टर, custom filter. ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। इसको रन किया तब भी मेरी सेम क्वेरी रन हो जाती है, जो ऊपर वाली क्वेरी मैंने सेव कर दी ना इसके अंदर, वो रन हो जाती Right, है, sir. ठीक है। अगर वो अब मैं इसके सेम साथ, कमांड हमें दोबारा यूज करनी है तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब मैं इसके साथ और फिल्ट्रेशन वगैरह भी लगा सकता हूँ, जैसे मेरे को तो सॉर्ट भी करना है, तो ऑर्डर बाय लेट्स से सेल्स, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ मैं। तो रन किया, वो सेल्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने सॉर्ट कर दिया उसे, है ना। गेटिंग योर पॉइंट, यस सर। ठीक है। बस एक चीज डिसेंडिंग का के ध्यान लिए रखना, हम कुछ डिसेंडिंग के लिए कमांड इसके देनी। आगे बस डीएससी लगा देंगे, ये डिसेंडिंग में हो जाएगा, इसको रन करेंगे तो डिसेंडिंग में हो गया। नाइस। देन असेंडिंग करने के लिए हमें कोई कमांड लिखनी नहीं पड़ी ना पे हाँ, असेंडिंग क्वेरी। में करने के लिए हमें कुछ नहीं लिखना होता, ऑर्डर बाय लिखना होता है बस। मैं हम्म। ऑर्डर बाय लिखूंगा, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में करता है, और अगर मेरे को डिसेंडिंग में करना है तो मैं डीईएससी आगे एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, राइट सर। ठीक है। बस जब आप व्यू बना रहे हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना कि व्यू के अंदर ना सिर्फ सेलेक्ट वाले ही क्वेरीज आप स्टोर कर सकते हो, ये पॉइंट, कि अगर आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट या ऐसा कुछ करना है तो वो सब आपके व्यू के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। रिपीट कर देंगे सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्वेरी लिखी थी मैंने, ये सेलेक्ट से स्टार्ट हो राइट। रही है ना, हाँ जी। तो ऐसी ही क्वेरीज मैं व्यू के अंदर स्टोर कर सकता हूँ जो कि सेलेक्ट से स्टार्ट होती हूँ, जैसे ओ। इंसर्ट की थी या अपडेट की थी या डिलीट की थी, जो ये अलग क्वेरीज थी ना, हाँ इनको जी। मैं व्यू में स्टोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि व्यू का मतलब होता है सिर्फ रीड ओनली, ठीक है। मैं व्यू के अंदर ऐसी ही क्वेरी स्टोर कर सकता हूँ जो कि सिर्फ डेटाबेस को रीड कर रही है, उस पर कुछ भी अपडेट या राइट नहीं कर रही है। ओके ओके। सो सपोज अगर हम क्लियर? कोई अपडेट करेंगे इसके सिलेक्ट के नीचे कोई न्यू मतलब क्वेरी, ऐसे सपोज नहीं हमने इसमें होता। यहाँ पे अपडेट किया हम्म, कि क्वांटिटी अपडेट, लाइक सपोज क्वांटिटी अपडेट बाय एक्स वाई जेड। ठीक है, हमने किसी भी सो क्वांटिटी अपडेट कर दी, हाँ। हाँ जी। तो उसके बाद फिर हम उसको वो कस्टम फिल्टर में अपडेट वो सेव नहीं होगी वो। नहीं नहीं, आपने मतलब क्वांटिटी देखो, दो तरीके से आप अपडेट कर सकते हो, या तो क्वांटिटी आपने जो एक्चुअल डेटा है उसमें क्वांटिटी लेट से सब में एक प्लस कर दी, राइट। या फिर आपने इसमें कस्टम फिल्टर में आपको क्वांटिटी की वैल्यू अपडेट करनी है,
तो ओके कौन ओके सा वाला पार्ट की बात कर रहे हो आप? मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे हमने जो व्यू सिलेक्ट सेव किया ना पूरा, दोबारा हाँ 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 सेम हाँ। कमांड लगाने के लिए सिलेक्ट के नीचे आके सपोज हमने कोई यहाँ पे। इंसर्ट किया या कोई अपडेट किया, हाँ जी हाँ जी यहाँ हाँ पे जी। अपडेट कर दिया कुछ, जी। उसके बाद हम उसको सेव करेंगे तो वो हाँ जी। उसमें कस्टम फिल्टर में सेव नहीं होगा जाके? आई नॉट गेटिंग योर पॉइंट। मान लो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे अपडेट कमांड रन किया, अपडेट चोको सेट क्वांटिटी इक्वल्स, लेट्स से क्वांटिटी +2। ठीक है, मैंने सबकी क्वांटिटी 2 से बढ़ा दी, राइट। है ना? यही कह रहे हो आप? हाँ जी। हाँ। तो अब आप क्या कह रहे हो कि जब मैं इसे रन कर लूंगा तो जो डेटाबेस में अपडेट हुआ और कस्टम फिल्टर में वो फिर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये पूछना चाह रहे हो? जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, वो दिखाएगा। क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि कस्टम फिल्टर में जब हमने ये बनाया तो इसने जो आउटपुट आया वो सेव किया, इसने आउटपुट सेव नहीं किया, इसने क्वेरी ही सेव करी है। तो जब भी मैं राइट कस्टम राइट। फिल्टर को कॉल कर रहा हूँ ना, ये पूरी क्वेरी रन कर रहा है, तो जो भी आपके डेटाबेस पे अपडेट आ रहा है वो दिखाएगा। हाँ जी ठीक है सर। ठीक। तो आप बोल रहे थे ना कि हम कोई भी अपडेट या इंसर्ट करेंगे तो वो हाँ उसमें जी। सेव नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, अपडेट इंसर्ट सेव नहीं होगा, उससे मेरा क्या मतलब था कि जब मैं ये फिल्टर बना रहा हूँ, एक सॉरी व्यू बना रहा हूँ, ये हाँ वाली जी। क्वेरी है, इसके अंदर जो राइट। सिलेक्ट लिखा है ना, हाँ जी। अगर आप सोचो कि व्यू के अंदर मैं अपडेट कर दूं इसके अंदर ही, तो वो नहीं कर सकते आप। ओके ओके ओके। ठीक है, ये क्रिएट व्यू वाली जो सिंगल क्वेरी है ना, हाँ इसके जी हाँ अंदर जी। आप अपडेट इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते, इसके अंदर सिर्फ सिलेक्ट ही रन होता है। ओके ओके गॉट इट सर। गॉट इट? जी हाँ जी। तो सेम जो भी क्वेरी लिखी होगी वो हमारे क्रिएट व्यू में सेव हो जाएगी, लेकिन उसमें अपडेट करना चाहे वो नहीं होगी उसमें, आप यही बोलना चाह रहे हो ना? सॉरी। मैं बोल रहा हूँ क्रिएट व्यू में जो भी क्वेरी लिखते हैं हम वो सारी सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, राइट? हाँ हाँ लेकिन सपोज अगर हम कस्टम फिल्टर में ही न्यू क्वेरी लाइक हाँ हमने आपने जैसे नीचे लिखा, अपडेट हाँ के नीचे से करना एक बार स्क्रॉल डाउन, हाँ, ये रहा। सिलेक्ट फ्रॉम कस्टम फिल्टर, हम इसमें हाँ, अपडेट करेंगे तो इसमें अपडेट नहीं होगी वो, राइट? कस्टम फिल्टर में आप अपडेट करना चाहते हो? हाँ जी आप बोल रहे हो ना कस्टम नहीं नहीं फिल्टर नहीं में उसमें अपडेट नहीं 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 होगी ना नहीं कुछ नहीं भी, नहीं, वो सेम उसमें अपडेट क्वेरी नहीं रन होगा, के। नहीं। हाँ वो जी। सिर्फ यही यही सेम क्वेरी रन कर सकता है, ये वाली क्वेरी रन करेगा जब भी मैं हम्म। ये कॉल करूंगा। मैं इसके ऊपर फिल्ट्रेशन और कर सकता हूँ, इंसर्ट या अपडेट या डिलीट नहीं कर सकता कुछ इसमें से। राइट सर राइट। गॉट इट? राइट आया सर। ना समझ? हाँ जी समझ में आ गया सर। ओके। वही ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, सॉरी। हाँ, नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, आप जितनी मर्जी बार पूछो। हाँ जी थैंक यू इट्स माय वर्क टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। सर। ठीक है, तो एक बार आपको ये हाँ जी लिखना सर। है। नहीं नहीं वो तो मैं वीडियो में से देख लूंगा ना। अच्छा, बाद में कर लोगे उसे? ठीक है, हाँ जी। नो इशू। आपको जो भी ठीक लेक्चर होते हैं वो सारे मैं दोबारा देखता हूँ, एक दो बार दो है। बार, फिर अच्छा। उसको खुद से करता हूँ। ओके एक दिन ओके प्रैक्टिस ओके करोगे ओके, उतना बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। हाँ, नहीं समझ नहीं, में आता है। बिल्कुल करना चाहिए, सही है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये मेरा यस सर। व्यू वाला पार्ट हो गया। ठीक है, नाइस सर। व्यूज में इतना ही है। हम्म। अब जो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है वो आता है फंक्शन का। ठीक है। अब फंक्शन का क्या मतलब होता है कि मैं ना कोई कैलकुलेशन सेव कर रहा हूँ, कि भाई मैंने मान लो जैसे मेरे पास सेल्स और क्वांटिटी है, आई गेस। लेट मी सी, मेरे पास कौन 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 से, एक बार मेरे को वो देखने दो। ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास सेल्स और प्रॉफिट है ना? तो लेट से मेरे को ना प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ जी सर। हाँ जी। ओके ओके ओके। ठीक है, तो मेरे पास सेल्स और प्रॉफिट का कॉलम है। ठीक है, और मेरे हाँ को जी। क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। यार कॉलम छोड़ दो, मेरा कॉलम कुछ भी हो, मेरे को ना एक फंक्शन ऐसा चाहिए, जैसे फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो जो हम सम कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, एवरेज कर रहे थे, ये सारे फंक्शंस ही है मेरे। नाइस सर। रिमेम्बर कि अगर मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट एवरेज ऑफ सेल्स कर दूं, सिलेक्ट एवरेज ऑफ सेल्स कर दूं, तो जो मेरे पास ये एवरेज आया है नीचे,
अच्छा एक सेकंड। तो कस्टम फिल्टर करना होगा था, डिलीट हो गया उसमें से। अच्छा वही मैं सोचूं कि ये इशू किधर है। हाँ तो मेरे पास ये एवरेज आता है सेल्स का। तो जो राइट सर। एवरेज मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये फंक्शन है एक, ठीक है। यस सर। अब जो मेरा सम है, एवरेज है, या जो अभी मैंने काउंट किया था उस क्वेश्चन के आंसर में, काउंट लगाया था, ये सब मेरे सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कि भाई जब मैं एसक्यूएल इंस्टॉल करता हूँ तभी ये आ जाते हैं मेरे साथ, मेरे पास, ठीक है। मैं डायरेक्टली इन्हें यूज कर सकता हूँ, है ना। बट कई बार क्या होता है कि जो ये फंक्शंस होते हैं ना, ये ना मेरे लिए इनफ नहीं रहते। मेरे को और कुछ भी करना होता है, मेरे को कुछ कस्टम राइट। कैलकुलेशन करनी है, कुछ करनी है, तो मैं फंक्शंस को क्रिएट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं फंक्शन क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। मैं एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई सेल्स और प्रॉफिट का इनपुट लेके वो मेरे को प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दे, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा? क्रिएट। तो आई डू क्रिएट। क्या क्रिएट कर रहा हूँ? फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। अब मेरे को फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, तो मैं फंक्शन का नाम देता हूँ पीपीसीटी, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है? अब इसके अंदर मैं यूजर से दो कॉलम मांगूंगा। जैसे जब मैं एवरेज का फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कोई एक कॉलम देना पड़ता है ना। तो जो मैं एक कॉलम देता हूँ इसको मैं ना पैरामीटर कहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज के लिए यूजर से दो पैरामीटर मांगूंगा, ठीक है। दो पैरामीटर कौन कौन से मांगूंगा? पहला मैं मांगूंगा लेट से एस के नाम से एक पैरामीटर मांगूंगा, ये सिर्फ वेरिएबल है, नाम है, ठीक है। जिसमें मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूजर सेल्स की वैल्यू दे मेरे को, ठीक है। राइट सर। अब सेल्स की वैल्यू किस डेटा टाइप की होगी? फ्लोट की। तो मैं फ्लोट लिख दिया यहाँ पे। कितना समझ आया? यस सर। सपोज लाइक हमने जो एट द रेट करके एस किया उसको, तो हम ये ये आइडेंटिफाई कर लेगा उसको सेल्स की वैल्यू मांग रहा है, ये जस्ट वेरिएबल। नहीं, ये सिर्फ एक वेरिएबल है, ये कुछ आइडेंटिफाई ओके नहीं सर। करेगा। जब मैं पीपीसी को यूज करूंगा ना तो मैं हाँ जी। इसको दूंगा कॉलम सेल्स का। तो ये फंक्शन मेरा क्या करेगा कि भाई जो यूजर कॉलम दे रहा है उसको मैं एस में सेव कर लूं, ठीक है। ओके। और सिमिलरली मैं एक प्रॉफिट के लिए बना देता हूँ टी करके, और ये भी मेरा फ्लोट ही होगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को बताना है कि जो ये फंक्शन है ये किस डेटा टाइप में रिटर्न करेगा, मतलब जो आंसर देगा उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो उसके लिए राइट रिटर्न्स फ्लोट ही रिटर्न करेगा ये, क्योंकि जब मैं परसेंटेज निकालूंगा तो फ्लोट में ही निकलेगी, राइट सर। है ना। तो इसने फ्लोट ही रिटर्न किया। अब मैं बॉडी बनाऊंगा तो एज एंड। अब मेरे को ना बॉडी, क्योंकि मेरे को देखो जो मैं लिखने वाला हूँ दैट इज नॉट अ एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। वो मल्टीपल लाइंस में हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिखा था तो एक ही क्वेरी थी ये, है ना, ये एक ही क्वेरी थी। तो मेरे को बिगिन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं एज के बाद सीधा लिख सकता हूँ। बट जब मैं मल्टीपल लाइंस में कुछ काम करने वाला हूँ तो मेरे को बिगिन लगाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं लिखूंगा बिगिन और एंड, मतलब फंक्शन की बॉडी डिफाइन करने के लिए मैं बिगिन और एंड का यूज करता हूँ, ठीक है। राइट। अब मैं इसके अंदर कुछ भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो लेट से मैंने एक मैंने ना सिंपली सिंपली एक फॉर्मूला लिखा। सो व्हाट वी विल डू इज कि राउंड, देन मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट कैसे करूंगा, एट द रेट पी डिवाइड बाय एट द रेट एस, ठीक है। एंड दिस इनटू 100 एंड 2, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। एट द रेट पी क्या हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। राउंड एट द रेट पी डिवाइड बाय एस, मतलब प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और राउंड ऑफ कर रहा हूं अप टू 2 डिजिट की पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आए, तो दिस विल गिव मी द परसेंटेज, है ना। सर। इससे मेरा परसेंटेज निकलेगा, राइट। और अब ये जो ये फॉर्मूला है इसका जो आंसर है वो मेरे को आउटपुट में देना है,
तो आउटपुट में देने के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न। तो ये रिटर्न्स है, दिस गिव्स मी कि मेरा जो आंसर है इसका डेटा टाइप क्या है, और रिटर्न एक्चुअल आंसर देता है। क्लियर है? हाँ जी समझ सर, आया? एक बार रिपीट कर देना सर अपना। जैसे बिगिन और हाँ, एंड तो समझ में आ गया, नाउन भी समझ में आ गया, रिटर्न का समझ में नहीं श्योर आया श्योर मेरे को। श्योर श्योर, रिटर्न का यस समझ सर। नहीं आया, ठीक है। तो हाँ जी। देखो जो मैंने यहाँ पे रिटर्न्स लिखा, रिटर्न्स का मतलब जो ये फंक्शन है, ये देखो फंक्शन सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर रहा है, राइट सर। अब कैलकुलेशन करके कुछ ना कुछ आंसर देगा, हम्म। है ना? तो उस आंसर का डेटा टाइप क्या है, वो किस टाइप का आंसर है, वो मेरे को रिटर्न्स में लिखना पड़ता है कि भाई जो आंसर आएगा वो फ्लोट में आएगा, मतलब पॉइंट्स में आएगा, राइट। है ना? और नीचे जो मैं रिटर्न लिखता हूँ, ये होता है कि एक्चुअल आंसर क्या है, आंसर इज दिस फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले में जब प्रॉफिट और सेल्स की वैल्यू पुट होएगी, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर रिटर्न कर देगा ये। समझे? सो रिटर्न हमारा हुआ राउंड, और ब्रैकेट में पूरा फॉर्मूला जो है। हाँ, ये पूरा का पूरा मतलब एक्चुअल फॉर्मूला रिटर्न नहीं होगा। हम्म। मान लो प्रॉफिट की वैल्यू थी 10 एंड सेल्स की वैल्यू थी 100, राइट। तो जब ये कैलकुलेट होगा तो 10 आ गया आंसर, है ना, 10.00 आंसर आएगा, तो 10.00 रिटर्न होगा, फॉर्मूला रिटर्न नहीं होगा। ओके। मेरा पॉइंट, हाँ जी हाँ जी सर। इसको ना मैं रन करके दिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ यस। आएगा। तो पहले तो मैं राइट। फंक्शन को क्रिएट कर लूंगा, तो मैंने इसको कमांड को रन किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसको जब मैं यूज करूंगा, सो लेट्स डू सेलेक्ट, सबसे पहले मैं प्रॉफिट कॉमा सेल्स कॉमा पीपीसीटी, अच्छा नहीं इसमें एक इश्यू किया मैंने, तो डीबीओ डॉट पीपीसीटी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डीबीओ डॉट पीपीसीटी, मतलब जो मैंने फंक्शन बनाया ना उसको डीबीओ करके यूज करना पड़ता है मेरे को, डीबीओ डॉट पीपीसीटी। अब इसके अंदर मैं दे दूंगा, पहले मेरे को सेल्स देनी है ना, मैंने फंक्शन कहाँ गया, ये रहा, इसके अंदर मैंने @s और @p लिखा है, मतलब पहले s फिर p, तो सेल्स और प्रॉफिट, मैंने सेल दे दी, प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। समझ आया क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? समझ सर आ रहा डीबीओ है? क्यों दिया हमें? और डीबी में को इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं ना वो यूजर डिफाइंड अलग से मतलब स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो परमिशन स्पेसिफिक होते हैं। सो इट्स लाइक कि जैसे अगर आपने कोई फंक्शन बनाया एंड आप किसी हम्म। कंपनी में काम कर रहे हो, सो यू आर बेसिकली डिफाइनिंग कि क्या वो फंक्शन आपकी पूरी टीम यूज कर सकती है या फिर सिर्फ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हम्म। तो वैसे तो ये काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी आप एक फंक्शन बनाओ, आप डीबीओ डॉट हम्म। पीपीसीटी करके यूज करो, कि आप किस यूजर ने वो फंक्शन बनाया है वो मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे, तो डीबीओ ने बनाया है तो इसलिए मैं डीबीओ में लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम चोको कर दूंगा। समझ आया? हाँ जी। इसको रन करेंगे, ऑल्ट टेक्स्ट किया, देखो हर एक में परसेंटेज भी आ रही है अब। पॉइंट जैसे लेट से मैं ना एक काम करता हूँ, इस डाउन लगा देता हूँ, गुड मॉर्निंग देता हूँ, ठीक है, और हेलो। पीपीसीटी लिख देते हैं। हेलो। तो आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी, वो कनेक्शन एरर आ गया था सर, थोड़ा रिपीट कर दें? अच्छा, हाँ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट दो बस मेरे को, स्क्रीन ब्लैंक हो गया, राइट। नो इश्यू नो इश्यू। मैं इस क्वेरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ, फिर समझाता हूँ मैंने क्या किया, हम्म। ठीक है। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ सिंपली, ठीक है।
अब देखो मेरा जो आउटपुट आया उसको पहले बार में देखें, पहले मैंने देखता हूँ किया क्या मैंने ना तीन चीजें निकाली। सबसे पहले तो फ्रॉम चोको मतलब चॉकलेट टेबल में से तीन चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। ये सबसे पहले तो प्रॉफिट और सेल्स, ठीक है। बट इसके ऊपर मैंने राउंड का फॉर्मूला लगाया, मतलब प्रॉफिट की जो भी वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करके बस 2 पॉइंट तक छोड़ो, और सिमिलरली सेल्स की तरफ से सिर्फ 2 पॉइंट तक छोड़ो। पॉइंट एज प्रॉफिट और सेल्स मैंने मतलब इन दोनों कॉलम का नाम दे दिया कि भाई ये वाला जो कॉलम बनेगा इसका नाम प्रॉफिट होगा, इसका नाम सेल्स होगा, ठीक है। अब मैंने जो मैंने फंक्शन बनाया था पीपीसीटी के नाम से वो लिखा। इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर देने थे। जब मैं यहाँ पे देखूं अगर, तो जब मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया था तो मैंने 2 पैरामीटर मांगे थे, एक सेल्स का एक प्रॉफिट का, है ना। यस सर। तो मैंने यहाँ पे वो 2 पैरामीटर दे दिए, सेल्स का और प्रॉफिट का पैरामीटर दे दिया। और इस वाले कॉलम का नाम मैंने दे दिया पीपीसीटी। तो अब ये क्वेरी मेरे 3 कॉलम रिटर्न करेगी, प्रॉफिट का, सेल्स का और पीपीसीटी का। प्रॉफिट के अंदर सारी वैल्यूज जो मेरे डेटा के अंदर प्रॉफिट की वैल्यूज है वो राउंड ऑफ होके आ जाएंगी। सिमिलरली सेल्स के अंदर सारी वैल्यूज जो मेरे डेटा के अंदर सेल्स की वैल्यू है वो राउंड ऑफ होके आ जाएंगी, है ना। और जो मेरा पीपीसीटी है उसके अंदर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होके वो आ जाएंगी। राइट। सो तो वही हमने हुआ है। पीपीसीटी के ब्रैकेट के अंदर हमने वेरिएबल जो हमने वहां पे डिफाइन किए थे वो यहाँ पे ले लिए, वेरिएबल सेट कर दिए सेल्स प्रॉफिट, राइट। हाँ 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 और बिल्कुल पीपी मैंने और उसको पूरे यहाँ का पे नेम दे दिया पीपीसीटी। हाँ ये तो मैंने कॉलम का नाम दिया ना एज पीपीसीटी। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे उसके लिखा रहा बाद ना ये फॉर्मूला, चीज और है। जो फॉर्मूला लगा हमारा, जो हमने फंक्शन बनाया था हम्म ऊपर, वो जब हमने ऐसा सेल्स और प्रॉफिट वेरिएबल ऐसा डिफाइन किया उसको, तो वो उसने कैलकुलेट करके दे दिया हमें, राइट। तो क्या दे दिया। मैं कह रहा हूँ जो हमने फंक्शन बनाया था सर, हम्म सो हमने जब इसको पीपीसीटी सेल्स एंड प्रॉफिट इन ब्रैकेट करके ऐसे करके हम्म लगाया, जो लाइक डीबीओ हमने हम्म जो फॉर्मूला हमने बनाया वो उसके लिए लगाने के लिए लगाया ना, डिफाइन करने के मैं लिए। एक बार ना आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझा देता हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा आपको, ठीक है। गिव मी अ हाँ सर। सेकंड। ठीक है, अब इसमें नीचे चलते हैं। यस सर। एक मिनट देना, ठीक है। तो मैंने जो फंक्शन बनाया था पी पी सी टी का, ये फंक्शन बनाया था मैंने। इसके अंदर मैंने @ एस और @p लिया था, राइट। अभी मैं मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा, बट मैंने इस तरीके से 2 वेरिएबल दिए थे। यस सर। हेलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैंने 2 वेरिएबल दिए थे। अब ये थी डेफिनेशन के टाइम पे डिफाइन किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन के टाइम पे मैंने यहाँ पे दोनों वेरिएबल दे दिए। इसका मतलब कि पीपीसीटी को मैं जब भी यूज करूंगा मेरे को दोनों इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो जब मैं इसको यूज करता हूँ तो मैं अगेन पीपीसीटी लिखता हूँ और इसके अंदर ना एक्चुअल सेल्स की और प्रॉफिट की वैल्यू दूंगा। तो सेल्स की वैल्यू मेरे पास सेल्स वाले कॉलम में है और प्रॉफिट की वैल्यू मेरे पास प्रॉफिट वाले कॉलम में है। यस सर। तो सेल्स की वैल्यू ये रही, प्रॉफिट की वैल्यू ये रही। अब सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर मेरा पीपीसीटी जो भी कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन करेगा और आंसर में मेरे को रिटर्न कर देगा वो वैल्यू, है ना। तो सेल्स बाय प्रॉफिट इनटू 100 करके ये रिटर्न कर देगा, सर। है ना। हाँ जी। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अगर मैं आपको एसएसएमएस दिखाऊं अपना, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। जब मैंने इसको रन किया तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को हटा भी दूं, इनको हटा भी दूं, तो पीपीसीटी में मैंने सेल्स और प्रॉफिट की वैल्यू दी है सिंपली, राइट सर, राइट। है ना। यस सर। अब समझ आया। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया। बस इसके साथ मेरे को ये भी देखनी थी वैल्यूज, मेरे को प्रॉफिट और सेल्स की वैल्यूज भी देखनी थी, तो मैंने वो भी लिख दी है बस। राइट सर। सपोज की क्लियर है। जगह हम और कुछ एक फंक्शन लाइक फॉर्मूला और बना सकते हैं क्या, फंक्शन कोई भी और। श्योर श्योर श्योर। जी। अब आप आइडिया दो किस चीज के लिए बनाना है।
प्रॉफिट से एवरेज के लिए एवरेज के लिए बना सकते हैं, किस चीज का एवरेज निकालेंगे बताओ? सेल्स का निकाल लेते हैं नहीं देखो, सेल्स का एवरेज निकालने के लिए तो फंक्शन बनाने की नीड ही नहीं है ना मेरे को। राइट यही है एवरेज पॉइंट कि सेल्स डायरेक्ट एवरेज है राइट निकालने के लिए तो, हाँ एवरेज निकालने के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ही, है ना? हाँ जी लेट्स से क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट सेल्स हमारे पास कॉलम देखते हैं कौन से न्यूमेरिकल वाले, क्योंकि कैलकुलेशन न्यूमेरिकल पे होती है। बस क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, सेल्स है, प्रॉफिट है ना? ओके एक काम करते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सके क्वांटिटी का जो ऑलरेडी कॉलम प्रेजेंट है वो, मतलब देखो वैसे तो क्वांटिटी कॉलम में रैंडम डेटा ही डाला हुआ है, तो आंसर आएगा नहीं। बट एक छोटा सा फंक्शन बना देता हूं मैं टू कैलकुलेट, लेट्स से सेल्स कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। तो क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस इज सेल्स, so what I will do is create function, let's say calc sales, ठीक है? और इसके अंदर मेरे को दो वेरिएबल दूंगा मैं, एक q मतलब क्वांटिटी विच इज int एंड एक up मतलब यूनिट प्राइस विच इज फ्लोट, ठीक है? तो मैं क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस कर दूंगा तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी, एंड दिस रिटर्न्स फ्लोट, मेरा फ्लोट जो सेल्स की वैल्यू है फ्लोट में आएगी। मैं करूंगा एज बिगिन, अब रिटर्न में मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ एट द रेट क्वांटिटी जो थी दैट मल्टीप्लाइड बाय एट द रेट यूनिट प्राइस, क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास सेल्स आ जाएगी, और एंड बस। इसको रन कर लेते हैं। फंक्शन कैसे क्रिएट किया समझ आया ना? यस सर अब मैं इसको जब यूज करूंगा तो लेट्स से मैं सेल्स और जो मैंने कैलकुलेटेड सेल्स है दोनों देख लूंगा। तो सबसे पहले तो मैं राउंड सेल्स वाला उठा लेता हूँ ऊपर से, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना ये वाला, मैं पूरा का पूरा ये वाला क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूंगा बस। ठीक है, अब मेरे को प्रॉफिट का तो कुछ काम ही नहीं है, राइट तो सेल्स दिखाऊंगा और मैं कैल्क सेल्स यूज करूंगा, ठीक है? और इसके अंदर मेरे को पहले देना है क्वांटिटी, तो आई विल डू क्वांटिटी एंड उसके बाद देना यूनिट प्राइस, सो आई विल डू यूनिट प्राइस। कैसे लिखा हुआ यूनिट प्राइस हमने? यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है? तो मैं यूनिट अंडरस्कोर प्राइस का कॉलम दे दिया ऐसे, ठीक है? अब ऐसे एज में लिख दूंगा मैं, लेट्स से कैल्क सेल, कि भाई कैलकुलेटेड सेल कितनी आ रही है, ठीक है? राइट समझ आया? यस सर इसको रन कर लूंगा तो देखो, देखो कैलकुलेटेड सेल्स में हमने राउंड ऑफ नहीं किया हुआ ना, उसमें राउंड ऑफ किया हुआ है, तो बस वही डिफरेंस आ रहा है कि सेल्स राइट सर 140.88 थी और कैलकुलेटेड सेल्स भी 140.87 है, तो राउंड ऑफ करूंगा भाई 140.88 हो जाएगी, जी सर है ना? यस सर तो मैंने सेल्स कैलकुलेट भी कर ली। तो मान लो बाई चांस मेरे पास सेल्स का कॉलम नहीं भी होता तो मैं कैलकुलेट कर सकता था आराम से। सर और मैं पॉइंट, यस सर आप समझ आया फंक्शंस को? हाँ जी फंक्शंस का सर कंसेप्ट? अभी समझ में आया अच्छे से हाँ ठीक है, नो इशू। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यस सर ठीक है? थैंक यू तो एक बार आप इसकी ना प्रैक्टिस करना और मेरे को कल बताना कि इसे समझ आ गया या फिर नहीं। अगर नहीं आया होगा तो हम दोबारा कर लेंगे इसको। सर श्योर थैंक यू सो मच सर श्योर? यस डन? यस ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर यही इतना ही, यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास। ओके सर ओके, श्योर थैंक चलो यू सो मच सर आपको, ओके कल मिलते हैं, बाय बाय। हैव अ नाइस डे बाय सर ओके बाय बाय।